ने बोला कि किसी भी मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती है वो चंद्राकार होती है। वो सीढ़ी बनाई जाएगी, पहली सीढ़ी इस पे आप कदम रखेंगे जी, वो चंद्र, इसलिए चंद्रशिला बोला जाता है। उसको चंद्रशिला बोला जाता है क्योंकि चंद्रमा क्या है, पानी का प्रतिनिधि, जल का प्रतिनिधि। जी, और जल पे ही जैसे आपके कदम पड़ते हैं तो हमारी शुद्धि हो जाता है, और हमारा जी। जीवन जल से चलता है, संस्कृति जल से चलती है। बिल्कुल। तो हमारा तन, मन और आत्मा शुद्ध होती है, फिर हम ईश्वर से मिलते हैं। और फिर जो अंदर ये जो तोरण होता है, ये तोरण, उसमें मकर तोरण रहते हैं, तो ये आपको मकर भी कमल बन के। का तोरण दिख रहा है आपको, कमल जी, ही कमल जी, दिख रहे हैं जी, पंडित जी, के जी, रूप में। जी, ये जी, भी जल का प्रतीक है। जी जी जी। की दूरी होगी 500 मीटर की। 500 मीटर के वहाँ आज से हमारे पास देखिए तकनीकी बहुत प्रबल है, जी लेजर टेक्निक है हमारे पास। जी। तो लेजर एक लाइन रखते हैं और फिर एक सीधी रेखा बना सकते हैं। जी। उस समय बिना किसी लेजर की तकनीकी के राजा के जो स्थपति थे, आर्किटेक्ट थे, जी। उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से ये अचीवमेंट कर पाए। शायद ही देश में कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ दो चीजों को बिल्कुल अलाइन किया गया है। तो हम ऐसा समझते हैं आज भी कि भक्त और भगवान का संवाद आज भी जारी है। आज भी जारी है। ठीक है। तो राजा का एक्चुअल में देखा जाए तो महल ये था, महल ये था। और ये उन्होंने मंदिर बनवाया उनके लिए, स्थापना के लिए मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन वो हुआ नहीं, है ना? यहाँ विराजमान नहीं हुए, उसकी कहानी है सुंदर जी, सी। जी। वो नीचे वहाँ विराजमान है। ठीक है, ठीक है। वो आपको बाद में जब भी अच्छा, आप जाएंगे, हाँ उसकी जी, वहाँ के मंदिर की परंपरा क्या होती है, जी। वहाँ वास्तु शास्त्र में वास्तु पुरुष लेटे हुए, दक्षिण जब में। वास्तु पुरुष लेटे होंगे जी। तो सबसे पहले चरण आएंगे। जी तो गोपुरम जो होगा बहुत ऊंचा होगा, आप दक्षिण जी। के मंदिरों को देखिएगा, जी। और सबसे ऊपर जब विमान पहुंचेगा जी। तो उसके गाय के उस सिंह की तरह ही दिखाई देगा आपको। उस हिसाब से बनता है। फिर ध्वजा स्तंभ आएगा, फिर अंत में देव स्थान आता है। ये दक्षिण भारत की मंदिरों की परंपरा है। जी। उत्तर भारत की परंपरा में वास्तु पुरुष खड़े हैं, तो अच्छा। सबसे पहले शिखर आएगा, और अच्छा। शिखर के नीचे ही ईश्वर को स्थापना करी जाती है गर्भगृह में। जी अब यदि वो शिव जी का मंदिर होगा, शिवलिंग का, जी। तो जो शिवलिंग होंगे वो शिखर के बिल्कुल सीधे में होंगे। यदि ठीक। कोई और देवी देवता होंगे तो वो थोड़े से साइड में। अच्छा। शिवलिंग का विशेष प्रभाव होता है कि उनको बिल्कुल सीधा ही रखा जाता है। उसमें अच्छा। ऐसी ऊर्जा होती है शिवलिंग में, मतलब चुंबकीय, इसको प्रभावित करती है, इसलिए इसको बिल्कुल शीर्ष के नीचे ही रखा जाता है। जी, ओके, चल। ये पिलर का उपयोग नहीं किया गया, तो उस समय के हिसाब से भी देखते हम इस वाले महल को, जी। शायद मेरा जहाँ तक ज्ञान है, जी। उत्तर भारत का सबसे एडवांस महल है। यदि हम इसकी चर्चा करते हैं मात्र अच्छा। पूरे उत्तर भारत में। अच्छा। अब इतना एडवांस था ये कि राजा को जेठ के महीने में, जी। क्योंकि हमारी हिंदू पंचांग में ज्येष्ठ का महीना आता है, उस ज्येष्ठ के महीना में ऐसा राजा को प्रभावित किया जा रहा है जैसे सावन और भादों बरस रहा है। अब अच्छा। उसका कैसे होता था पूरा, तो जो पिलर है ये ऊपर से खोखले हैं, जी। और सीधे पाइप से, मिट्टी के पाइप से हवा पहुंचती थी, एक साउंड क्रिएट करती, जैसे बारिश की में से हवा चलती ना एक विशेष जी, प्रकार की। जी। और वो इस महल जो आपको दिख रहा है पीछे की ओर, जी। उसके बेसमेंट से जोड़ा गया है। तो अच्छा। वहाँ से एक साउंड क्रिएशन, राजा को क्या हो रहा है, महल के नीचे बैठाया जाएगा और ऊपर छत पे एक बहुत बड़ा पत्थर घुमाया जाएगा गोल, जी। एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो साउंड क्रिएशन होगा, जैसे बादल गरजते हैं ना वो, और एक वाइब्रेशन क्रिएशन होता है उस माध्यम से। जी। वहाँ चारों ओर फाउंटेन लगाए गए थे, अभी भी कुछ दिखते हैं। जब फाउंटेन चलते थे तो जैसे बौछारें घटाएं गिरती है ना किसी प्राणी पे सावन की, जी। तो वैसा एक क्रिएशन किया जा रहा था राजा के लिए। तो ये सावन भादो महल कहलाता है, जो यहाँ के राजा उस समय बना के गए। ठीक है। सावन भादो ये स्तंभ के रूप में। राजा का नाम एक बार राजा तीसरे राजा रहे मधुकर शाह। मधुकर उनके सामने शाह। काम चालू हुआ, जी। महाराजा वीर सिंह ने इसको पूर्ण किया। वीर सिंह ने पूर्ण किया बहुत ही इसको। सुंदर एक गार्डन है, जी। बहुत सुंदर बागीचा है, पूरा महल का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ठीक है। हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम फोर्ट देखने चलेंगे। फोर्ट देखने जा रहे हैं। पूरा नाम क्या है इस फोर्ट का? ओरछा फोर्ट या राजा महल, जहांगीर महल परिसर कहते हैं हम इसको। राजा महल, जहांगीर महल परिसर, ओरछा फोर्ट, है ना? चलिए। हाँ दीवा, क्या बोल रहे हो? ये देख रहे हैं पीछे की ओर, जी ये दरवाजा यहाँ भी बन सकता था सीधा, जी। पुल से बिल्कुल सीधा। हाँ जी। सरल हो। हाँ इसको दिया गया है कर्व। ये देखिए। हाँ। तो कर्व पे इसलिए है ताकि कोई मोमेंटम क्रिएट ना हो सके, कोई अच्छा। चार्ज हो ना सके और दरवाजे को तोड़ सके, इसलिए अच्छा। इसको कर्व पे बनाया गया है। अच्छा। दूसरा, अब दुश्मन के पास एक और गढ़ था। हाँ। उस समय तोप के साथ साथ हाथी होते थे, तो हाथी क्या करते थे, दरवाजा तोड़ देते। तो जो कीले लगाए गए ना, ये जो हम पड़ा हुआ है पुराना, हाँ, इसको हाँ, नया अभी रिप्लेस किया गया है। जी। तो कीले क्या है, हाथी जो प्राणी है, जी। मतलब प्राणी जगत में बहुत ही सेंसिटिव है वो। एक बार इसको हिट करता था तो समझ जाता था कि हमको चुभने वाले हैं, अच्छा। दोबारा इसको हिट नहीं कर सकता। ओके। इस हिसाब से इस पे कीले लगाए गए हैं। अब इनके पास तीसरी एक और व्यवस्था होती है, ये दरवाजे के नीचे आग ही लगा देते।
अच्छा। जब आगी लगाते थे तो लकड़ी सूखी होती थी, जी। तो सूखी लकड़ी क्या करेगी, आगी पकड़ेगी, वो नीचे दरवाजा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये ऊपर जो ये दरवाजे के ऊपर बड़ी सी टंकी होती थी पानी की। हाँ जी। अब तो यहाँ तो नहीं, हालांकि वो नष्ट हो गई है। हाँ। तो पानी जैसे छोड़ते थे, हाँ। आगी पे गिरता था, वो ध्वस्त हो जाती थी। तो इस हिसाब से डिफेंस के साथ बनता था आपका। ठीक अब जो भी दरवाजा होगा तो वो 2 कर्व पे रहेगा बीच में। जैसे एक जो ये देख रहे हैं, हम इसको बुर्ज कहते हैं। ये जी वाला। जी जी एक जी। उसके उस तरफ बुर्ज होगा। हाँ। तो फिर वो पूरा का पूरा डिफेंस के साथ इसको बनाया जाता है। डिफेंस के साथ दरवाजा जो होगा जी। वो गुर्ज और बुर्ज के साथ बनेगा। गुर्ज और बुर्ज। अब गुर्ज क्या होता है? जी तो जो हमारा शरीर है, जी। इसमें हाथ जो है बिल्कुल सीधा है, हाँ जी। ये हो गया गुर्ज। तो ओके। दीवार जो है एक तो सीधी रहेगी, तो बीच में कर्व आएगा, तो अच्छा। वो बुर्ज कहलाता है। कंधा बुर्ज हो गया। ठीक और है। ये शरीर की वो कंधा है जिसमें सारा सुरक्षा का प्रभाव आता है। तो इस बुर्ज पे ही सारी सुरक्षा रहेगी आपकी। ठीक तो वहाँ है। तोप चलाने बुर्ज वाले और बंदूक बुर्ज। हाँ, इस प्रकार से। बहुत सही जी। फिर से गर्मी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा है ना? अभी छोटा सा गांव है। 2011 की जनगणना जो हुई है, हाँ। उसमें इसकी आबादी 8000 है। ठीक। अब उसके बाद जनगणना हुई नहीं, होने वाले समय में होगी, तो लगभग ऐसा मान के चलिए अब 11,000 हो गई होगी, 3-4 हज़ार बड़े होंगे लोग बाग। ठीक है। तो गांव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो निश्चित हैं, आज भी और पहले भी आगे भी। तो उसमें इतने बड़े मंदिर और महल नहीं बनते हैं गाँव में। जी तो ये संकेत है कभी बहुत बड़ा रहा होगा, इसलिए इसमें विशाल मंदिरों की संरचनाएं देखी जा रही हैं जी। और विशाल भवन देखे जा रहे हैं। ठीक। तो 16वीं शताब्दी में ओरछा जो हमारा एक क्षेत्र है, इसको हम बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेलखंड की समृद्धशाली राजधानी हुआ करती थी। अब ये बुंदेलखंड कितना बड़ा है, तो यदि हम पूरे भारत के मानचित्र को 16वीं शताब्दी में देखते हैं, तो हमारी जो भूमि है पोरबंदर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें 400 राजा हैं, अलग अलग राज्यों में राज्य करते हैं। उनमें से हमारे बुंदेलाओं के पास है 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर और बाकी जो बस्ते हैं उनके पास है 30 लाख का पैमाइश है। तो अब ये आज़ादी जब नहीं मिल रही थी हमको, तो सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। तो सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी जो थी वो है नागपुर। तो ना मध्य प्रदेश था, ना उत्तर प्रदेश था, ना महाराष्ट्र था। जब इन राज्यों का उदय हुआ तो हमारा बुंदेलखंड इस प्रक्रिया में विभाजित हो गया। तो इसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में चला जाता है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में आ जाता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है झांसी, जो हम सभी जानते हैं। इसके अलावा बांदा, हमीरपुर, इटावा, सारा ये क्षेत्र चला जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है सागर और जबलपुर। भाषा की दृष्टि से हमारा बुंदेलखंड छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और नरसिंहगढ़ तक चला जाता है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा इटावा और औरैया तक चला जाता है भाषा की दृष्टि से। अब 17वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं, मध्य प्रदेश तो है नहीं, तब कैसे सीमाएं निर्धारित करी गई होंगी। तो एक छंद मिल रहा है, इसको लिखने वाले हैं कवि भूषण जी। उन्होंने एक पूरी पुस्तक लिखी है, वो है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक नाम की पुस्तक है जी। उसमें एक छंद मिला है, वो लिखते हैं कि इत चंबल उत नर्मदा और इत यमुना उत टोंस और छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। तो चंबल नदी से लेकर नर्मदा नदी तक इनका क्षेत्र है और यमुना नदी से लेकर टोंस नदी का इनका क्षेत्र है। जो कभी कोई लड़ने आया तो रही ना काऊ होश, होश में नहीं लौटा, यहाँ से मृत्यु के साथ या बेहोश उसको भागना पड़ा है। ऐसे इनकी सीमा बताई गई। अब ये बुंदेला का, अब हर एक कुल में आप जानते हैं कुल देवी होती हैं, कुल माता होती है। तो इनकी जो कुल देवी का स्थान है वो है आपका विंध्यवासिनी माता, जिनकी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में बहुत बड़ा स्थान है। तो जहाँ तक माता का आंचल है वो विंध्याचल है। और विंध्याचल जो है पूरा पर्वत 1500 किलोमीटर की एक पट्टी है पूरी जो इस देश को बांटती है। तो इस जो विंध्याचल के ऊपर वाला देश है वो उत्तर भारत है और नीचे वाला देश है वो दक्षिण भारत है। और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय जो है वो मात्र 5 करोड़ वर्ष पुराना है और विंध्याचल जो है वो 57 करोड़ वर्ष पुराना है। तो बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनकी अधिष्ठात्री देवी वहीं निवास करती हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए हेमकर्ण नाम के राजा ने अपना शीश अर्पण किया माता को प्रसन्न करने के लिए और शक्ति प्राप्ति के लिए। जब ऐसा कृत्य करते हैं तो रक्त की बूंदें धरती पे गिरती है। तो रक्त की बूंद से बूंद आया और धरती को संस्कृत में हम इला कहते हैं या इला भी बोलते हैं। जब भूमि पर या इला पर रक्त की बूंदें पड़ती हैं तो माता प्रसन्न होती है, इनको नया जीवन देती हैं और नया नाम देती हैं बुंदेला। तब से बुंदेला कहा गया है। बुंदेला वो जो अपने आप को बलिदान स्वयं कर सकता हो। तो वो रही पहले राजा की कृति जो है हेमकर्ण नाम के राजा।
अब वहाँ से जब वो चलते हैं इस ओर, तो इस ओर दूसरे शासक थे जिनका पतन हो चुका था लगभग, वो इनसे ज्यादा क्रिएटिव थे। वो है चंदेल शासक, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। उनका समय रहा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। उस समय इस भूमि पर बहुत बड़े राजाओं का राज हो रहा था, वो है गुर्जर प्रतिहार राजाओं। तो उनके कई जगह एविडेंसेस देखे जा रहे हैं। वहाँ से इस सेंट्रल इंडिया से हमारे चंदेला इंडिपेंडेंट हुए और बंगाल से पाल वंश के राजा इंडिपेंडेंट हुए। तो वहाँ पर विष्णुपुर नाम की जगह है बंगाल में, वहाँ पर टेराकोटा टेम्पल्स देखे जा रहे हैं जो उनके द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ चंदेलाओं के, तो उस समय इस भूमि का जो नाम दिया गया है वो है जुझैत खंड या जिजाक भुक्ति। इसका उल्लेख मिलता है आपके कंधारिया शिव महादेव मंदिर में एक शिलालेख में, बांधा में एक शिलालेख मिल रहा है वहाँ पर, और एक युद्ध हुआ है पृथ्वीराज का यहाँ के विशेष सैनिकों से जिनका नाम है आल्हा और ऊदल। उनकी गाथाएं हम वीर रस की आज भी बुंदेलखंड के लोग गाते हैं, तो उस पुस्तक में इसका नाम मिलता है। अब उसके पहले यदि हम बात करते हैं विदाई, बुंदेलखंड में रामचंद्र जी ने अपने वनवास के 12 वर्ष बिताए। ठीक है, शुरू के 12 वर्ष। शुरू के 12 वर्ष। शुरू के 12 एक वर्ष वो है जो गोदावरी पंचवटी के तट पे बताया गया है, वो आज महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको हम आज नासिक के रूप में जानते हैं। ठीक। नासिक इसलिए कहा गया है क्योंकि संस्कृत का शब्द है नासिका, तो जहाँ सूर्पनखा की नासिका काटी वो नासिक कहलाता है। ठीक। और उसके जब खोज करते हैं रामचंद्र जी, तो पंपापुर जहाँ सबरी माता का निवास था, या फिर किष्किंधा जो बाली सुग्रीव रहा करते थे, वो आज हम्पी कहा जा रहा है कर्नाटक में। ठीक है। तो इतना पीछे तक का ले जाने का भाव इतना है मेरा कि बुंदेलखंड की भूमि अपना अस्तित्व हर एक कालखंड में रखती है। 1857 की जब क्रांति होती है तो लक्ष्मीबाई सी झांसी से खड़ी होती है। जब बुंदेला पहुंचे चंदेलाओं के पतन के पश्चात, तो इन्होंने पहला जो जगह चुनी वो है गढ़कुंडार, कुछ यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। उसकी व्यवस्था ये है कि आपको दूर से तो वो दिखाई पड़ेगा, जब आप पास जाएंगे तो आपकी आंखों से वो अदृश्य हो जाता है। बड़ी संरचना है, पूरी की पूरी अदृश्य हो जाती है। अब ये है क्या, तो इस शैली को हम मही दुर्ग शैली कहते हैं। अभी तक जो आपने किले देखे हैं वो देखे हैं गिरी दुर्ग, चाहे वो आप हैदराबाद के गोलकुंडा की जो बात करते हैं वो भी हमारा गिरी दुर्ग शैली में है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, आमेर, ये भी हमारे गिरी दुर्ग शैली हैं। आप महाराष्ट्र में जाएं तो रायगढ़ का फोर्ट गिरी दुर्ग शैली का है। हमारा ये है मही दुर्ग शैली। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी भौगोलिक स्थिति होती है जिसमें कई सारे पहाड़ खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया, एक पे निर्माण कर दिया, तो दूर से तो वो दिखता है, और जब पास जाएंगे तो दूसरा पहाड़ सामने आ जाता है हमारे, तो पीछे वाला हिस्सा छुप जाता है, तो हमको पीछे दिखना बंद हो जाता है। तो ये मिलिट्री इसलिए ऐसी थी, कोई आक्रमण करने जब आए तो दूर से लक्ष्य पूरा निश्चित है, और जब आगे बढ़ो तो फिर नहीं दिखाई देगा, तो आप घबरा जाएंगे, अपनी फोर्स को आप डाइवर्ट कर देंगे उसको खोजने के लिए। जब आप डाइवर्ट होंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। वो उसका लाभ उठाते थे और उसको मार देते थे। तो वहाँ रहते रहे लगभग 400 वर्ष। आज से लगभग 500 वर्ष पहले, वो समय लगभग ऐसा मानिए आप 1498 या 1492। यहाँ राजा रुद्र प्रताप सिंह आए हैं शिकार के लिए, बसने के लिए बिल्कुल नहीं आए थे। और शिकार के लिए जब यहाँ आते हैं इस जगह पे, तो इस जगह का ना इन्हें ओर दिखा ना जगह का छोर दिखा। अब जो जंगल था इतना, तो यहाँ से नदी बहती है, इसको हम आज बेतवा के रूप में जान रहे हैं। इसका नाम बेतवा नहीं है, इसका नाम बैत्रवती है। तो मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है, और मंगलाष्टक मंत्र में भी इसको बैत्रवती ही कहा जाता है। अब बैत्रवती की विशेषता है ओरछा में, ये बहुत तेज आवाज़ करती है, क्योंकि यहाँ इतने ग्रेनाइट ब्लॉक हैं इस नदी में, जब पानी पत्थर से टकरा रहा है तो वो आवाज़ आ रही है। राजा ने क्या किया, शिकार में जब आए तो शिविर लगाया था, और रात में भयंकर आवाज़ आ रही थी उनको, तो उनको आश्चर्य हुआ। सुबह जब उठते हैं उस आवाज़ को पकड़ते हैं तो तट के पास पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो सरप्राइजिंग इनको नदी के माध्यम से जंगल बटा हुआ दिखाई दिया, ओर और छोर में, तो जगह का नाम ओरछा वो रखते थे। फिर जब मानसी गाते हैं कि जाको ना ओर छोर, ओरछा कहायो है, और मधुकर की रानी ने राम को रिझायो है। तो वो जगह इसका ओर नहीं है, इसका छोर नहीं है, जहाँ राम स्वयं है वो ओरछा कहलाता है। फिर वहाँ से विकास की प्रक्रिया आधा सला रखी जाती है, और फिर महलों का, मंदिरों का एक श्रृंखला शुरू होती है, और राजधानी का उदय होता है। जी। तो ये जो पहला सेक्शन है जो महल का बाहरी हिस्सा है, जी, मतलब जो लिखे गए इतिहासकार दीवाने आम के, ये आपको दिल्ली में भी दिखाई देंगे, आगरा में दिखाई देंगे। तो हमको ऐसा लगता है ताकि राजा से जनता मिले, न्याय हो सके। ठीक। अब इसके स्थापत्य को हम जब देखते हैं ना, तो स्थापत्य की दृष्टि से आपको प्रथम दृष्टि में तो ये मुगल ही लगेगा, क्योंकि हमको ऐसा देखा गया है। पर ये मुगल संरचना नहीं है, ये भारतीय संरचना। अच्छा, भारतीय ही क्यों है, ये मुगल क्यों नहीं है? तो हमारे भारतीयों के पास एक विशेष पैटर्न था जिसको वो बहुत समय से बना रहे थे। वो पैटर्न था ट्रेविएट।
अब ट्रेबिएट होता क्या है, तो एक बीम होती है, तो सारा जो लोड होता है वो पिलर के माध्यम से जाता है। अच्छा। तो पिलर वाली संरचना हमारे लोगों ने सीखी कहाँ से? हाँ। तो हमको पुनः प्रकृति में लौटना होगा, क्योंकि हमारा जो भी ज्ञान आया है, हाँ। चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वेद हो, सारा प्रकृति से लिया है हमने। अब प्रकृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे यहाँ, हमको 2 जगह से शेल्टर मिला है। एक तो हमको कंदराओं से, गुफाओं से, और दूसरा हमको पेड़ों से। उनमें से भी एक महत्वपूर्ण पेड़ है जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं। बरगद हमारी संस्कृति में बहुत पूज्य है, हम आज भी उसकी पूजा करते हैं, तो हमारा पहला आश्रय जाता है। अब बरगद होता कैसा है? यदि आपने कोई प्राचीन बरगद देखा हो, मतलब 100, 125, 150 साल पुराना, तो एक शाखा होती है और फिर नीचे डाउन रूट्स होते हैं। वो डाउन रूट समय के अनुसार पिलर का आकार लेते हैं। सौभाग्य से यदि आप पीछे घूम के देखते हैं तो आपके पीछे खड़ा हुआ है बरगद। हाँ, ठीक 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 पिलर के आकार में। ठीक ठीक। तो ये पिलर वाली संरचना यहाँ से सीखी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए आप, तो एक एग्जाम्पल आपको है अजंता एलोरा केव्स में। हाँ, ठीक वहाँ है। पिलर आपको देखे गए हैं। खजुराहो के मंदिर हमारे 1000 वर्ष पुराने हैं, वहाँ अंदर पिलर देखे गए हैं। एक मोढेरा सूर्य टेम्पल है गुजरात में, वहाँ पिलर देखे गए हैं। तो पिलर हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति है। विदिशा में 300 लगभग 200 BC का एक पूरा टेम्पल मिल रहा है, वहाँ पर ये देखे गए हैं। अब आपने मुझे इसी के अंदर कॉलोनियल टाइम का दिखा दिया, जो ये राउंड, ठीक है। आपने मुझे मुगल टाइम का दिखा दिया, जाली वर्क, है ना। और आपने मुझे ये भारतीय संस्कृति से जो जुड़ा हुआ, प्रकृति से लिया हुआ जो क्या है, पिलर्स, है ना, तो दरबार। तो ये सारा चीज इस बिल्डिंग में क्यों दिख रहा है मुझे? ये समय जो रहा, ये बहुत जबरदस्त। ये राजा जो रहे हमारे जी, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल थे ये लोग। अच्छा। तो आप जैसे मंदिर देखा हमने, चतुर्भुज मंदिर जी, वो भी बहुत एक्सपेरिमेंटल बना हुआ है। तो इनके जो आर्किटेक्ट थे ये भी ओपन लिबरल थे, और राजा भी बहुत सोच के अपना कुछ लगा रहे थे, जो कहाँ नहीं है वो यहाँ बनना है। तो कारीगर वहीं के रहे होंगे या हमारे रहे होंगे? ये कारीगर भारतीय है। भारतीय छवियाँ थे। जो दिखती हैं वो भारतीय कलाकारों की छवियाँ इसमें दिखती हैं। यदि बाहर के होते तो त्रुटि जरूर करते, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा। बनाते तो जो समझ में आ जाता आपको। ठीक है। तो ये भारतीय कलाकार रहे, पर बहुत एडोप्टेबल रहे, बहुत एडवांस रहे, जिनके द्वारा ये बनाए गए। तो हमारे राजा उस तरफ गए होंगे ये स्टाइल देखने के लिए, या वो लोग यहाँ आए होंगे? स्टाइल का आदान प्रदान कैसे हुआ? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। संभवतः जो इनका हेड आर्किटेक्ट होगा जी, वो जरूर कहीं भ्रमण करता, भ्रमण किया उसको टास्क दी गई होगी कि भाई ऐसा सोचिए, आप ऐसा बनाइए। फिर राजा के सामने वो प्लान प्रोजेक्ट किया गया होगा, फिर राजा ने उसको रिकमेंड किया होगा, फिर ये बन के कि तैयार मेरे महल में सारे स्टाइल्स ले आओ। तो वो सब कुछ बना के तैयारी जी, की होगी। बहुत बढ़िया। और सनातन यही प्रक्रिया है जी, सनातन ऐसे ही चलता है। ऐसे ही चलता है, सही बात है जी। ये उसमें पूरे फासाड पे था इसी तरीके से। अब ये हो क्या रहा है, ये जो नीला पत्थर है इसको हम लापिस लाजुली, लैपिस लाजुली, ये अफगानिस्तान से लाया। बिल्कुल, हाँ जी। अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है 1839 तक। जी राजा रणजीत सिंह अंतिम शासक है जी और महाभारत कालखंड में गांधार नरेश शकुनी वहीं से। जी। और जो हरा हम फिरोजी कलर का देख रहे हैं, हाँ। ये तिब्बत से लाया गया है। तिब्बत से आया। और तिब्बत से संबंध आज का नहीं है, हजारों वर्ष पहले का है। बुद्धा जो रूट पहुंचा है, जी, जो हिनायान और महायान, तो महायान बुद्धा की वहाँ आपको दिखता है, वहाँ से लाया गया। बिल्कुल। अब होता क्या है, जब ये टाइल्स हम बनाते हैं जी, तो टाइल्स को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तो इसका है नेचुरल गोल्डन पार्टिकल्स और सिल्क का, तो फिर एक लेयर चढ़ती है एक्स्ट्रा उसी प्रोसेस में, शाइनिंग की। हाँ। अब होता क्या है, जब सूर्य अस्त हो रहा है आज या उदय हो रहा है, तो सूर्य नीचे आते हैं, हाँ। तो किरणें हो जाती है पीली सूरज की, और जब पीले इस पे पड़ना शुरू होता है, तो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है शीशे की तरह। तो इस कारण से हम जैसे कुछ अल्पबुद्धि लोगों ने इसका नाम शीश महल कर दिया। शीश महल, अच्छा, इसलिए रखा है। अच्छा, इसमें शीशे का काम बिल्कुल नहीं है। वर्तमान में 1982 के बाद इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये अंदर से होटल है? होटल है, इसमें 8 रूम है और रेस्टोरेंट, हेरिटेज होटल के रूप में देखा जाता है। अच्छा, ये है हेरिटेज होटल। इसमें इम्पैक्ट है 2 बिल्डिंग्स का। जी, जैसे ये कोने में हम बुर्ज देख रहे हैं, जी हाँ, हमारे जितने बुर्ज आप देखिएगा किसी भी किले में, वो गोल होंगे, जी हाँ, राउंडेड। ये हेक्सा पैटर्न आपको दिख रहा है। एग्जैक्ट, ठीक ये है, आपके यूरोपियन कैसल्स में दिख रहा है। ठीक। और सबसे ऊपर जो लहर इस प्रकार से दिखती है, हाँ वो जी, मराठाओं में दिखती है। अच्छा। इसमें जो फ्यूजन आया वो एंग्लो मराठा फ्यूजन आया। एंग्लो और मराठा। यहाँ के अंतिम शासक 1763 से निर्माण कराए 1775 तक, जिनका नाम है महाराजा उदय सिंह। उसके पश्चात जो अगली पीढ़ी आई, जैसे आपकी पीढ़ी है, 1785 में ये नगर खाली कर गए और टीकमगढ़ जाके बस गए। उसके बाद इस नगर का पतन धीरे धीरे चालू। अभी ये राजा तो अब तो खैर मंत्री चलाते हैं। जी जी जी, ठीक है, पर वो पॉलिटिकल, हाँ हाँ तो हाँ। है, टीकमगढ़ में इनका किला है। अच्छा, रहते दिल्ली में। टीकमगढ़ कितना दूर है यहाँ से? 80 किलोमीटर। 80 है, तो MP में ही ना? जी जी जी। कौन अपराधी है वो बिना उसके चेहरे के देखो उनको
दंड दिया। जी, बड़े सुंदर पेंटिंग्स बना रखी हैं। ये पेंटिंग जो हम है लोग इन्हें फ्रेस्को। भित्ति चित्र कहते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स, राइट? जी जी जी। न्याय अंधा होता है, कानून अंधा होता है, इसलिए राजा यहाँ बैठेंगे, लॉयर्स, प्रजा यहाँ बैठेगी और यहाँ बैठेंगे जिनको न्याय चाहिए। ये वहाँ तक। मोक्ष। जो कला ये करते हैं लोग बाग, वो कला उनको वो 4 पुरुषार्थ देती है, धर्म अर्थ काम हो। जी। इसलिए राजा बहुत धार्मिक रहे यहाँ के, तो उन्हें चित्रों का भरपूर प्रयोग किया है यहाँ जी, पर। सारी दीवारों में, सारे महलों में, मंदिरों में चित्र आपको दिखाई देंगे। जी। हम मोटिव उस समय के अनुसार ये हाँ, ये अवतार है सारे विष्णु के लिए दिखाए जा रहे हैं। ठीक। तो पहला अवतार मत्स्य है, ये देख पा रहे हैं। जी। दूसरे कच्छप या कुर्मा है, तीसरे वराह है, चौथे नरसिम्हा है। इस तरफ हम जब देखते हैं छोटे जीवे आपको दिखाई देंगे। इनके पीछे जो व्यक्ति खड़े ना, ये जी। एक सीटी बजाते हुए, हाँ जी, धूली से, हाँ जी। एक हाथ से रोकते हुए, जैसे आज हमारे ट्रैफिक मैन होते हैं ना, वो ऐसे ही रोकते हैं लोगों को। ये हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, अच्छा। जो राक्षसों के गुरु थे। जी। तो ये रोक किसको रहे हैं? राजा बलि को रोक रहे हैं। राजा बलि को। राजा बलि को रोक रहे हैं दान देने से, क्योंकि जो नीचे है बामन अवतार है, तो इन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, आप जानते हैं कहानी। और एक छठवीं है परशुराम जी, जो वर्षा के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक। साथ में एक रामचंद्र है, माता सीता है, उनके 3 भाई हैं, हनुमान जी हैं और एक जामुन जी है। अब इनको जामुन क्यों रखा गया है? इनको किसी और मानव को नहीं रखा गया, उसके पीछे कुछ कारण है। ये 8वें श्री कृष्ण है, ठीक। 9वें शांति स्थान बोलते हैं। सफेद आपको दिखाई बुद्ध भगवान जी 10वें, 9वें, 9वें अवतार। 9वें अवतार। 10वां ऐसा मानते हैं जिस कलयुग के अंत में कल्कि युग में आएंगे। क्वेश्चन है मेरा एक कि शौचालय कैसे होते थे किसी भी राजमहल में, तो आज हम साक्षात देखेंगे शौचालय। तो अच्छा, ये तो बड़े अच्छे टेक्नोलॉजी का सही शौचालय बने हुए हैं। 3 से 4 मीटर लॉन्ग ये प्रोसेस है। अच्छा, पूरा सिस्टम। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम भी बढ़िया है और एयर ही है, मतलब पीछे पूरा हवा का पूरा। हाँ जी, वैज्ञानिक दृष्टि से, जी। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से हम अब महल के दक्षिण में खड़े हुए हैं। हाँ ये टॉयलेट चाहते थे वो रानी के कमरे के साथ बना सकते थे या राजा के कमरे के साथ बना सकते थे, हाँ पर वहाँ बहुत बड़ा टेक्निकल एरर होता। हाँ। अब दक्षिण क्या है, यहाँ दिन भर सूर्य की प्रकाश है जी, पीछे की जी। ओर, और रोशनी के साथ साथ वहाँ हीट भी है, तो जो जाएगा वो ड्राई कम जल्दी होगा, डीकम्पोज जल्दी होगा। इसलिए इसको दक्षिण में रखा गया है ताकि रोग ज़्यादा न फैल सके। इसलिए इसको दक्षिण की दिशा में टॉयलेट वास्तुशास्त्र में रखा गया है। दक्षिण में होना चाहिए। उस समय हाथ धोने के लिए हैंड वॉश नहीं थे, जी। तो हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे थे वो लोग? हाँ। तो राख और नींबू का मिश्रण यहाँ रखा करते थे। राख और नींबू का मिश्रण यहाँ रखा करते थे। यहाँ से ठंडा पानी डाल दिया इस ट्यूब से, तो गर्म पानी के साथ साथ मिश्रण भी हो गया। एक टैंक रहा उस मतलब मिश्रण के लिए, और इसके पीछे एक और टैंक था, इसमें पूर्णतः ठंडा पानी भरा रहता था। तो इसमें ठंडा, इसमें पूर्ण गर्म, उसमें मिश्रण। अब राजा को जैसा पानी चाहिए वो ले लेंगे। तो ये भारत में जितने भी महल हैं जी, इनमें से सबसे सुंदर द्वार पे आप करेंगे। इससे सुंदर महल का द्वार नहीं है कहीं। पूरे भारत में। पूरा पत्थर का है, वो भी विशेष प्रकार के पत्थर का काम है, जी। जो मैंने आपको बताया था जी। कि देश में केवल इसी रेंज में विंध्याचल में पाया जाता है। जो आप कह रहे थे कि बहुत हार्ड होता है, इसमें आयरन होता काम है। करना बहुत मुश्किल होता जी, है। जी। उस समय के कारीगर इस पे काम करके गए। जी 2 हाथी जो हम देख रहे हैं, जी, ये बहुत संकेत करते हैं, क्योंकि हाँ। एक महल जो है डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक पहला में। महल तो बना राजा के रहने के लिए। जी ये राजा का जो अतिथि आता था, जी। उसका अतिथि सत्कार किया जाता था बुंदेली परंपरा में इस महल में। अच्छा, तो आज ऐसा समझिए आप, हाँ जो G20 का भारत मंडपम है, जी। उस समय का ये बुंदेलाओं का भारत मंडपम या बुंदेला मंडपम कह सकते हैं आप। बुंदेला मंडपम, या फिर ठीक। बुंदेला अतिथि सत्कार भवन। जी, जो जी, 20वीं जी। शताब्दी के इतिहासकार जी। अकॉर्डिंग टू कॉमन बिलीफ के आधार पे जहांगीर महल करके चले गए। आ, अब 2 हाथी हम देख रहे हैं ना, जी, ये डिप्लोमेसी में आपके सिग्नल बहुत क्लियर होने चाहिए, आपके बिल्कुल। जाए स्पष्ट रूप से। जी तो ये सिग्नल बिल्कुल क्लियर है इनके हाथियों के द्वारा। जी, जब हाथी सूंड नीचे रखता है तो स्वागत है। हाँ और स्वागत कैसे होगा? हाँ। तो आप यहाँ मित्रता करने आ रहे हैं तो बुंदेला आपका स्वागत देवतुल्य करेंगे, और आप सत्यता करने आ रहे हो तो बुंदेला फिर आपको यमराज मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला हाथी एक सूंड में घंटी रखे हुए हैं, देख रहे हैं? हाँ, ये हमारी परंपरा।
है।